नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ पिता कहानी है, जो कहानीकार हिंदी के सहित महत्वपूर्ण कहानीकार हैं ज्ञान रंजन जी द्वारा लिखा गया है। ये हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये कहानी संकलित है। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी के पात्र पूछे जाते हैं, कहानी की विशेषताएँ पूछी जाती हैं, इस कहानी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक वॉइस के माध्यम से जरूर सुनिए। उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आधा पल को बिजली जलाई। बिस्तर फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ही नहीं लिया। उसे लगा कि ऐसा करने से उसे उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफ़ी रात गए, ऐसा होना उचित नहीं है। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तो तब लोग एक पहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता है। ये उसके घर में तो सभी जल्दी सोया करते हैं, जल्दी खाया हो जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उस गर्म और बेचैन कर देने वाली मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सारी सवारी गाड़ी शोर करते हुए गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में पराया लगता है, बल्कि यो लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जमाई ली और पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना होने की वजह से चिड़चिड़ाती सी आवाज़ भी कर रहा था। उसको लगा कि दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी ही तरह जमाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं थे। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत महसूस सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफ़ी तेज होकर आ सकती थी। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांटकर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गच पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदरने ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था, और हट हट चिल्लाए। जब वह घूम कर फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे उस स्थिति में रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर के पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर जरा भी नहीं सुनते हैं। हमें क्या भोगे कष्ट है। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकता बस खिड़की से झाँका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पार्टी पर बैठ पंखा झलने लगे। पंखों की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजलाते जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती थी। आकाश और दरख्तों की तरफ देखती, रिलीफ पाने की बहुत सी हल्की उम्मीदें में शिकायत उगलते। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता है। उनका यह वाक जो नितांत व्यर्थ है। अभी अभी बीते क्षण भी डूब गया है। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि आज जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। 1-2 बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेंध बेद न लगा सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुहाने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफ़ी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर की सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पैंडल स्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगाता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब या नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिताजी की जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगते हैं। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने से में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनके काफ़ी चिरौड़ी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं।
जानने लगे कि पिता के आगे किसी को नहीं चलेगी। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में हाथ धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत सावर लगाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती की लंगोटी की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाते वो पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा कि पिता उसके द्वारा सांवर लगाने में बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज़ का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफ़ी निराश हुए और एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते। तब भी पिता आसानी से उसे टाल गई। लड़कों द्वारा बनाई बाजार से लाई गई बिस्किट, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते, कभी लेते भी तो बहुत नाक भों सिकोड़ कर। उसके बेस्वाद होने की बात शुरू में ही जोर दे देते। अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई गई चीज़ों की चेष्टा से वह कभी प्रभावित नहीं होते थे। वह अपना हाथ पांव जानते थे, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष था। वो एक पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगवाते और अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरकारी अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी थी, परंतु मेरे जान इससे कोई नहीं लिखी गई है, इसलिए अपनी भाषा में यह नई चालाकी पुस्तक होगी। परंतु नई चाल होने से ही कोई नहीं हो सकती, बल्कि साधारण रीत से तो नहीं चली। मैं तरह तरह की भूल होने की संभावना रहती है और मुझको अपनी मंद बुद्धि से और भी अधिक भूल होने का भरोसा है। इसलिए मैं अपनी अनेक तरह की भूलों से क्षमा मिलने का आधार केवल सज्जनों की कृपा दृष्टि पर रखता हूँ। यह सच है कि नई चाल की चीज़ें देखने का सबको जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीत के मन में से समाये रहने और नई रीत का मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहले पढ़ने को जो जी कुछ उलझने लगता है, मन उछट जाता है। इससे उसका हाल समझ में आने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ खुलासा किया चाहता हूँ। पहले तो पढ़ने पर इस पुस्तक में सौदागर की दुकान का हाथ से चकरवाएंगे। उसके बाद उसकी रुचि परिणाम निकलेगा। ऐसा सिलसिला नायक कुछ नहीं होता। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में आशावाद देख रहे थे। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल उसके साथ हैं। इनमें मदन मोहन कौन, ब्रज किशोर कौन, चुन्नीलाल कौन, शंभू दयाल कौन, उनका स्वभाव कैसा है, परस्पर संबंध कैसा है, हर एक की हालत क्या है, या इस समय किस लिए इकट्ठे हुए हैं, यह बात पहले कुछ भी नहीं जताई गई। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य से सब पुस्तक पढ़ लेंगे तो अपने अपने मौके पर सब भेद खोलता चला जाएगा और आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा। परंतु जो साहब इतना धैर्य न रखेंगे वह इसका मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। अलबत्ता किसी नाटकों में यह रीत पहले से पाई जाती है, परंतु इसकी लिखने की रीत जुदी जुदी है। ताल नाटकों में जिसका वचन होता है उसका नाम आदि में लिखा जाता है, वह पैराग्राफ होता है, उसका वचन समझा जाता है। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा चिन्ह एंडोकामा होता है और आदमी का वचन बहुत पैराग्राफ होता है। वचन दिखने के लिए अक्सर होते हैं कोडोमा, ये दूसरा। दिल्ली पूर्व में बढ़ता धोतिया मंगागुर ने पहनाने का उत्साह कर रखते हैं। अब तेजी से पिताजी विरोधी होते जाते हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। लद बाहर आम के 2 शिखरों की लगभग एक साथ गिरने की आवाज़ आई। वह जानता कि पिता आवाज़ के स्थान पर साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे। वो खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उससे चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफ़ी देर एक ही तरह टिके रहने से उनकी पीठ दुखने लगी। नीचे रीढ़ की कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यह बहुत खींच हुई। कई बार कहा कि मोहल्ले में हमें लोगों का सम्मान है, 4 भरे लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत भद्दा लगता है। लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई झोल नहीं आता है।
उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा सभा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, काफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी बैंटी के लिए बेरा को टिप कीजिए, रहमान के यहाँ 150 रुपये वाला बाल कटवाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का वो बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुपचाप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें ऊंचा खींचा जाता है तो काफ़ी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और तीसरा। चुपचाप सब खींचे हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएगी और पिता विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे और झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। होता हमेशा यही है। सब मन में तय करते हैं कि आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोगों का मौका ढूंढने लगते हैं कि पिता को किस प्रकार से अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकें, पर ऐसा नहीं हो पाता है। वह सोचने लगा कि भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखे किसी अस्तित्व में हम रहा करते हैं। यद्यप अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते हैं, फिर भी पिता की असंप्रक्त के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही। पिता और अद्भुत और विचित्र हैं। वह सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ रही सकेगी, वो यह ख्याल उसने घबराने लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर मुश्किल एक कोट के बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया था। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुई, लेकिन माँ के काफ़ी घुरकने फुरकने से राजी हो गए। उसी के खुलदाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलवाने चले दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाम दिलवा दूँगा, वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस पर पिता ने काफ़ी हिकारत उगली। वह चिढ़े उठे, मैं सब को जानता हूँ, वही म्यूनसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हाल एडर्सन के लिए सिले कोट पहने हैं। अपने ज़माने में जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते हैं, ये फैशन वैसन जिनके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उनके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर पर रखने के लिए किया करते थे। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहाँ चाहिए सिलवाइए, भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या। वह धीमे धीमे बुदबुदाया। ये पिता बाहर आकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज़ जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा, पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी, मन उसका मथा जाता था। बीबी पड़ी आराम से सो रही थी, इससे कुछ पता नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी, वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत नियमवत, रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयावह या कभी सम्मानजनक, कभी झूठ लगता है। यह देखकर सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है। तभी उसका बच्चा कुनकुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा ना हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्ध अवस्था में देखकर बहुत से बेकार प्रश्नों का द्वारा हलकान करना शुरू करते। देवा बच्चे के मुख में स्तन दे पहले से ही बेखर हो गई थी। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चप आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे, अतः उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे के हाथ पर रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी और मन की में भी लांछित करने लगा। बाहर पिता जाग रहे हो, जैसा भी हो वह बड़े जबरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो गए होंगे या विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों को निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया है?
उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई। फिर उसे दृढ़ता से सोचा कि पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक बिछाव आ गया, विषाद सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता तो पिता व पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिताजी तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी हो, बड़ज अहंकारी हो। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता रहा, उसके सामने ज़िंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उनका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं, तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं है। लगता है दीवारों पर भी पसीना चुचुआ आया है। खुद को छुड़ा भोग देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीबी के साथ पाशविक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से फिर सिर के बालों को दबोचकर वह रह गया। मौसम की गर्मी में कहीं कहीं अधिक प्रबल पिता हैं। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्च के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता रहा था। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी। एकाएक काफ़ी रुपये मिल गए। लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान भी हुआ कि उसने अपने को छोटा सा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया वह सब एक पल में कटकर नग्न हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था कि कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं हैं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा कि पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिसे से टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सोने के लिए एक आग्रहपूर्वक कहेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटका रहा। न लोको शेड से उठती इंजनों की सटिंग ध्वन, न कंक्रीट की ग्रेन ट्रैक पर होकर धूमनगंज की ओर से इक्के दुक्के लौटते इक्को के घोड़े की टापे, न झगड़ते कुत्तों की भोग भाग। बस कहीं उल्लू एकगत एक वचन और विभत्स बोल रहा है। रात में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया था। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज़ अकस्मात उठ आएगी, घड़ी टंटना जाएगी और किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा। उस शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता है या मरता है। बहुत से रोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफ़ी बीत चुकी थी और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। शायद पिता वो गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों की कुचलने की आवाज़, लाठी की पटक, मकान के फेरे की वक्त की खास खसार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना, कुछ सुन नहीं पड़ रहा था। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांध कर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत एकाएक गुजरकर वो उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे का घूरा हुआ, या कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी और अजीब सी सराहट हुई। शायद पसीने से भी भीगी टांग पत्नी की बदन से छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ अधनींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ा बहुत थी काफुर हो गई। पिता सो नहीं गए अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा है काका जमाई ली, ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफ़ी शोर उठाते कहा,
शायद उन्होंने इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चिंत रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तर गोल मरोड़ कर खाट के एक सिरे पर कर लिया और अपनी सुराही से प्याले में पानी लेकर अपनी खटिया की बात तर कर रहे थे। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बाध तर हुआ और इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाज़दार जमाई के साथ लिपटे हुए बिस्तरे का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उसका दायां हाथ खटिया की पाटी में झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैल गई। सुबह जो दूर है भरम में पश्चिम से पूर्व काँव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया और अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा कि अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं। शायद यहीं पर कहानी समाप्त होता है। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।